भारत सरकार की ओर से क्वार्टर टू यानी कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और ये आंकड़े वैसे नहीं हैं जैसे सरकार की ओर से एक्सपेक्ट किए गए थे। तो जाहिर तौर पर इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना इंपॉर्टेंट है कि आखिर कहां पर अर्थव्यवस्था में चूक रह गई है और अभी हमें अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए आरबीआई का जो टारगेट है 7.2% का, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो की एक बार शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार यहाँ पर देख लिया जाए कि जो पूरा टॉपिक है आपका किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिए पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के तौर पे सामने आता है। जीएस पेपर 3 से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में आपको इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक देखने को मिल जाएगा, जहां पर एक और टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, तो वो टॉपिक भी इस पूरी खबर से जुड़ता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि दृष्टि आईएएस का जो मुखर्जी नगर का बैच था, जो मुखर्जी नगर की क्लासेस थी, वो क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं। नोएडा में हिंदी माध्यम की जो पहली क्लास है या हिंदी माध्यम का जो नया बैच है वो आपका 9 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इंग्लिश माध्यम का जो पहला बैच है वो 12 दिसंबर से शुरू होगा। तो आप अगर इसमें से किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपके लिए मौजूद है 9311406440। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना ये भी है कि दृष्टि संस्थान की ओर से 2025 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिस नए प्रोग्राम का नाम है संभव 2025। तो संभव 2025 के माध्यम से यूपीएससी 2025 को संभव बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या क्या मिलेगा इस प्रोग्राम में आपको? इस प्रोग्राम में आपको रोज जो है प्रीलिम्स के 10 अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 आपको मेंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो भी आपका जीएस का सिलेबस है, जो भी आपका करंट अफेयर का सिलेबस है, उसको एक्सटेंसिवली यहाँ पर जो है कवर किया जाएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको रियल टाइम रैंकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और सबसे खास बात यह है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से ओपन है, यानी कि आपके लिए इसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। तो आप निशुल्क जो है इस पूरे प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। तो ये हमने संभव 2025 के बारे में बात की। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर को एक बार देखें। तो खबर आपकी ये बताती है कि जीडीपी वृद्धि दर 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7% से गिर करके दूसरी तिमाही में 5.4% के आसपास पहुंच गई है। यानी कि क्वार्टर फर्स्ट में क्या सिचुएशन थी? क्वार्टर फर्स्ट में हमारी जो जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 6.7% के आसपास थी और अब ये दूसरे क्वार्टर में गिर करके कहां पहुंच गई है? 5.4% के आसपास गिर गई है, जो कि पिछली 7 तिमाहियां अगर आप देखें, पिछले 7 जो क्वार्टर्स हैं उनका सबसे निचला स्तर कहा जा सकता है। यानी कि पिछले 21 महीनों में सबसे खराब जो परफॉर्मेंस रही है हमारी, वो आपको इन पिछले 3 महीनों में देखने को मिली। पिछले 2 साल में आप कह सकते हैं सबसे खराब परफॉर्मेंस आपको इसी वाले क्वार्टर में देखने को मिली है। ये वृद्धि दर जो है आरबीआई के अनुमान यानी कि 7% से काफी ज्यादा नीचे है, तो अभी यहाँ पर और ज्यादा काम किया जाना जरूरी है। इसके निहितार्थ की बात करें तो ये जो आप कह सकते हैं साइक्लिक स्लोडाउन आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, ये मंदी 2030 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का जो टारगेट है, उस टारगेट में एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इनको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम भविष्य की अपनी रणनीति को तैयार कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने खबर पे बात की। अब थोड़ा सा और डेटा जो है डिटेल से उसको अगर हम समझें तो 2-3 चीजें आपको यहाँ पर सबसे पहले याद रखनी है। क्वार्टर टू में क्या आपका डेटा है? क्वार्टर टू में ग्रोथ रेट 5.4% के आसपास रही है। अब अगर ये क्वार्टर टू है आपका 2024-25 का, अब अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें यानी कि क्वार्टर टू ऑफ 2023-24, तो क्वार्टर टू ऑफ 2023-24 में कितनी हमारा ग्रोथ रेट रही थी? 8.1% के आसपास थी। तो हमने 8.1% पिछले साल ग्रोथ किया था, इस बार हमने किया है 5.4%। तो ये आपको गिरावट नजर आई है पिछली तिमाही की तुलना में। अब अगर हम छमाही के आंकड़ों की बात करें, ये तो हमने 3 महीनों के आंकड़े की बात की। अब इस साल के यानी कि 2024-25 के जो पहले 6 महीने हैं उसके डेटा की अगर आप बात करें तो उसका जो अगर आप ओवरऑल अभी ग्रोथ रेट निकालें तो वो कंपैरेटिवली आपका 6.05% के आसपास निकल करके आएगा। ये कैसे? तो हम जब भी आप 6 महीने के आंकड़े निकालते हैं तो आप जो 3 महीने के आंकड़े हैं उनका एवरेज निकालते हैं। तो कैसे? अगर आप देखें क्वार्टर 1 का जो डेटा है वो बताता है 6.7% रहा है, क्वार्टर 2 का जो डेटा है वो बताता है 5.4% रहा है,
अब अगर आप इसको एवरेज निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे, तो ये जो आपका पहले 6 महीने फर्स्ट हाफ जो है वो दर्शाता है आपका 6.05% के आसपास। अब इस बार हमारा पहले 6 महीने में 6.05% रहा है, लेकिन आरबीआई का टारगेट ये है कि ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ रेट रहने वाली है 2024-25 में, वो आपका रहने वाली है 7.2%। इतना प्रोजेक्शन आरबीआई की ओर से लगाया गया है। लेकिन पहले क्वार्टर में हमने केवल 6.05% की दर से ग्रोथ किया है। तो अब सेकंड क्वार्टर जो आपका सेकंड हाफ है, जो अगले 6 महीने हैं, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगले 6 महीनों में हमें इसको भी कवर करना है। अब हमें बहुत तेजी से ग्रोथ करने की जरूरत है, और अगर हम तेजी से ग्रोथ नहीं करते हैं तो फिर हम आरबीआई के इस अनुमान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और हम जो है इकोनॉमिक लेवल पर थोड़ा सा पीछे आ सकते हैं। तो ये आपका पूरा डेटा हुआ जिसकी हमने बात की। 2023-24 की अगर आप बात करें, 2024-25 की पहली जो छमाही है, फर्स्ट हाफ जो है, उसमें हमने ग्रोथ किया है 6% की दर से। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले साल से, 2023-24 से, तब हमारी जो ग्रोथ रेट रही थी पहले 6 महीनों में, वो 8.2% के आसपास रही थी। तो ये हमने 6 महीने के डेटा की बात की, 3 महीने के डेटा की बात की। अब कौन कौन से सेक्टर में आपकी गिरावट आई है उसको अगर आप देखें, तो आपका खनन एवं उत्खनन जो सेक्टर है वहां पर आपकी गिरावट आई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई है, निर्माण सेक्टर में यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, बिजली, गैस और दूसरी जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। कौन से सेक्टर्स में सुधार आया है उसकी अगर आप बात करें, तो सुधार आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जो हैं वहां पर आपको सुधार देखने को मिला है, और इसके अलावा लोक प्रशासन, रक्षा और जो अन्य सेवाएं हैं वहां पर भी आपको सुधार देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां से आप जो निकाल सकते हैं वो ये है कि जिन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी आपकी ज्यादा है वहां पर आपका जो है आपको गिरावट नजर आई है, जबकि जिन क्षेत्रों में आपका सरकार का इंटरवेंशन ज्यादा रहता है वहां पर सुधार हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर वर्तमान समय में उतने बेहतर ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो सरकार कितना परफॉर्म कर सकती है, सरकार के लिए भी जो है चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल आपका हमने आंकड़ों को समझा कि आंकड़े आपके क्या बताते हैं। अब यहाँ पर ये जो मंदी आई है, जो गिरावट आई है, इस गिरावट के पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस की अगर आप बात करें तो जो सबसे पहली गिरावट है वो आपको विनिर्माण क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो गिरावट आई है वो आपकी खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई है और वृद्धि की जो दर है वो 2.7% के आसपास गिर करके पहुंच गई है, जबकि पिछले साल अगर आप देखें तो पिछली तिमाही में ये 7% के आसपास मौजूद थी। तो आपको भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और दूसरा जो कारण है वो कंपनी के प्रॉफिट का है। अगर आप कंपनी रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो भारत की जो कंपनियां हैं उनकी टोटल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो पिछले 16 तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जैसे मारुति सुजुकी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, इनका प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हुआ है, काफी कमजोर हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। फिर अगर आप देखें शहरी खपत जो है यानी कि जो अर्बन कंजम्पशन है, अर्बन डिमांड जो है, उसमें आपको कमी देखने को मिली है। और जब आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्बन डिमांड खासतौर पर जो शहरी मध्यम वर्ग है वो भारत की इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट कंडक्टर के तौर पर, एक इंपॉर्टेंट चालक के तौर पे काम करता है। इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में शहरी मध्यम वर्ग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। लेकिन अब शहरी मध्यम वर्ग जो है बहुत खर्च नहीं कर रहा है। क्यों नहीं खर्च कर रहा है? क्योंकि आपका महंगाई जो है वो बढ़ रही है और ब्याज दरें काफी ज्यादा ऊंची बनी हुई हैं। तो एक तो महंगाई बढ़ रही है, सरकार या आरबीआई महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी खासतौर पर आपका जो वेजिटेबल इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो तेजी से बढ़ रहा है। और दूसरा, ब्याज दर में कोई खास कटौती आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये आपकी कुछ वजह हैं जिसकी वजह से जो आपके शहरी उपभोक्ता हैं वो बहुत ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं है। और अगर आपके शहरी उपभोक्ता खर्च नहीं करते हैं तो आपकी जो डिमांड है, ओवरऑल इकोनॉमी की जो डिमांड है, वो डिमांड प्रभावित हो सकती है। और इसी वजह से आपको क्वार्टर 2 में इतना खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ा जाए, महंगाई और उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो महंगाई जो है वो एक बड़ी चिंता के तौर पर सामने आया है और लगभग आपका 6% से ऊपर जो है इस बार निकल गया है। तो 6% से ऊपर जो है आपका पहुंच चुका है। घरेलू बजट पर प्रभाव की बात करें तो महंगाई ने घरेलू बजट को प्रभावित किया है। खासतौर पर जो शहरी मध्यम वर्ग है उस पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। टैक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से और आपका जो मध्यम वर्ग है वो प्रभावित हो रहा है। आरबीआई यहाँ पर क्या कर रहा है? आरबीआई की पॉलिसी की अगर आप बात करें तो आरबीआई ने पिछले 2 वर्षों से अपनी ब्याज दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। ब्याज दरों में कोई भी कटौती यहाँ पर नहीं की गई है।
और ये अभी भी आपका 6.5% के आसपास बना हुआ है। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि आरबीआई दिसंबर महीने में अपनी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। 8 दिसंबर के आसपास आरबीआई की बैठक का आयोजन होना है। देखना होगा कि आरबीआई अपनी ब्याज दरों में कटौती करता है या नहीं करता। लेकिन जिस तरह के डेटा यहाँ पर सामने आ रहा है, जिस तरह के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर ये बताया जा सकता है थोड़ा-सा मुश्किल जो है आरबीआई के सामने आ सकती है कि अगर आरबीआई को डिमांड को बढ़ाना है या आरबीआई को इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो ब्याज दर में कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आरबीआई ब्याज दर में कटौती करता है तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आपका और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आरबीआई और आरबीआई के जो तमाम विशेषज्ञ हैं वो किस आधार पर डिसीजन लेते हैं वो जल्द ही अभी कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में कटौती को बहुत जोखिमपूर्ण बताया था, बहुत एक्सट्रीम कदम के तौर पर उन्होंने इसको रेखांकित किया था। तो ये ओवरऑल महंगाई और उसके प्रभावों की हमने बात की। इसके अलावा इन आंकड़ों का अगर आप विश्लेषण करें तो आप कह सकते हैं कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के जो कुछ प्रमुख सेक्टर हैं वो वर्तमान समय में एक संकट का सामना जरूर कर रहे हैं, जिसमें आपका जो विनिर्माण क्षेत्र है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कई जानकारों का ये मानना है कि जो फैक्टर्स हैं बहुत ज्यादा टेम्पररी हैं, बहुत लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट जो है वो इनकी वजह से आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और जो क्वार्टर 2 में आपको गिरावट नजर आई है, क्वार्टर 3 में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वार्टर 3 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर शामिल होते हैं। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कंजम्पशन देखने को मिलता है। फेस्टिवल्स का सीजन होता है तो डिमांड जो है आपकी बढ़ी रहती है। तो क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस जो है वो हमारी कंपैरेटिवली अच्छी हो सकती है। इसके अलावा वही हमने बात की, त्योहारी खर्च में दूसरी छमाही में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और जो आपका आरबीआई का अनुमान है उससे तकरीबन हम 1% नीचे जो है ग्रोथ कर सकते हैं। जो आरबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका भी यही कहना है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस बार 6.5% से 7% के बीच में रह सकती है। कहां पर ध्यान देने की जरूरत है? तो राजकोषीय उपाय जो हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। इसके अलावा शहरी डिमांड पर खास तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आपको शहरी डिमांड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। इन्फ्लेशन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, शहरी डिमांड आपको बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। और इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करेगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है एमपीसी की, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अब आपके लिए एक सवाल यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? इसको आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो ये ओवरऑल हमने इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश की कि जो आंकड़े निकल करके आए हैं, ये आंकड़े किस तरह की पिक्चर जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं। तो आंकड़ों को हमने समझ लिया, आंकड़ों के विश्लेषण को हमने देख लिया। अब अंत में एक करंट अफेयर का सवाल जो है वो आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी के उपभोग घटक यानी कि कंजम्पशन कंपोनेंट में शामिल नहीं होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च, ऑप्शन बी एक घर पर एक नया कार खरीदना, ऑप्शन सी बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और ऑप्शन डी व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराने का सामान खरीदना। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होने वाला है? कंजम्पशन का हिस्सा कौन सा कंपोनेंट नहीं है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा हुई है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।